समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूँ। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. हेलो एंड नमस्कार। शेखर से सवाल में आप सबका स्वागत है। मैं सबिका सैयद और हमारे साथ हैं द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सबके देश और दुनिया से जुड़े सवाल लेने के लिए हम उत्सुक हैं। सबिका, पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपूर्वा हमारे साथ नहीं है, छुट्टी पे हैं और आपको पकड़ा मैंने और आप इसको बड़ी खुशी से आप वॉलंटियर बन के इसको आज होस्ट कर रही हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शुरू हो जाइए सवालों से। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड हमारे पहले सवाल से जो देवराम के 8X ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि मोदी जी के चाइना विजिट से इंडिया यूएस रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या एससीओ की मीटिंग पे मोदी जी, पुतिन और जी जिनपिंग मिलके अमेरिका को काउंटर करने का प्लान बना सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रंप ने 4 टाइम मोदी जी से बात करने की कोशिश करी। क्या इसमें रियलिटी है? अगर है तो ट्रंप की टैरिफ लगाने के बाद मोदी जी से क्या बात करना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें कई बातें आपने पूछी। पहली तो ये कि भारत, रूस और चीन, उनमें आपस में संबंध हैं। भारत और चीन के एक अलग तरह के संबंध हैं और भारत और रूस के अलग तरह के संबंध हैं और रूस और चीन के अलग अलग तरह के संबंध हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उसमें कोई इमोशन नहीं होती और उसमें ग्रुपिंग आसानी से नहीं बनती है। उसमें सब लोग अपनी अपनी इंटरेस्ट को देखते हैं। तो भारत और चीन के बीच में बहुत खींचातानी भी है। हमारा बहुत बॉर्डर का इशू है। 1 लाख सेना हमारी खड़ी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, 1 लाख उनकी भी खड़ी हुई है। तो हमारे तो अलग तरह के इशू है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, इतने सालों से, कम 70 साल से चल रहा है। रूस के साथ हमारी एक अलग तरह की रिलेशनशिप है, लेकिन इसी के बीचों बीच रूस और चीन की एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप हो गई है। और रिलेशनशिप के अलावा रूस की निर्भरता हो गई है चीन के ऊपर बहुत ज्यादा। वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली हो गई है, क्योंकि रूस तो जितना मर्जी तेल भी खरीदता है वहां से और गैस भी लेता है, क्योंकि रूस से पाइपलाइन जो हैं वो सीधी चीन में जाती है। तो पाइपलाइन से गैस आती है जैसे कि वहां से यूरोप में जाती है। और दूसरी बात कि रशिया इस समय सैंक्शंस लगी हैं, तो अपने लिए जो भी खरीदना है कहाँ से खरीदे। और रशिया के एसेट्स चीन के लोग खरीद रहे हैं, चीन की सरकार भी खरीद रही है, उनकी कंपनियां खरीद रही है, उससे पैसा आ रहा है रशिया में। तो रशिया और चीन का इस समय बहुत एक साथ का रिश्ता है और बहुत ज़्यादा शेयर्ड इंटरेस्ट है। भारत और चीन के इतने शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं है। भारत और रूस के शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, लेकिन उस हद तक नहीं है जितने कि रूस और चीन के हैं। तो ये एक 3 देश ही है। हालांकि एससीओ में तो बहुत देश होंगे, लेकिन हमारा फोकस तो ये 3 देश ही है। इन 3 देशों में भी बहुत विरोधाभास हैं, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपस में। तो ये नहीं कि तीनों वहां खड़े हो जाएंगे भाई भाई, तीनों हाथ में हाथ मिला के डोनाल्ड ट्रंप तेरे को सीधा कर देंगे। भारत डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती चाहता है, अमेरिका से दोस्ती चाहता है, क्योंकि भारत ने अभी तक ये नहीं कहा है और ना कहेगा कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रंप के साथ नहीं चली तो इंतजार करेगा, क्योंकि ट्रंप के बाद भी तो अमेरिका होगा ना। अमेरिका तो ट्रंप लेके नहीं जाएंगे अपने साथ में, और उनकी एक और टर्म तो नहीं हो सकती है, अब तो हो गई ना, इसके बाद नहीं हो सकती है। ऐसे ही चाइना जो है वो अमेरिका से लड़ाई करना नहीं चाहता है, खास करके अभी 8, 10, 15 साल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। क्योंकि डेंग शाओपिंग ने अपने समय में कहा था, जब उन्होंने चाइना की इकोनॉमी को खोला और रिफॉर्म किया, उन्होंने कई बातें ऐसे कही थी जो सारे इतिहास में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को याद रहेंगी। उन्होंने एक बार कहा था कि भाई अब पैसा यहाँ का या वहाँ का क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्ली सफ़ेद है और काली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, असली बात है चूहा पकड़ती है कि नहीं। वैसे
मेरे घर की बिल्लियां तो चूहा नहीं पकड़ती हैं, नालायक है, आपकी पकड़ती है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन डेंग शाओपिंग ने कहा कि बिल्ली सफ़ेद हो या काली हमें क्या फ़र्क पड़ता है, चूहा पकड़ना चाहिए। उनका मतलब था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। एक ऐसी बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि हाइड योर स्ट्रेंथ, बिल्ड योर स्ट्रेंथ, लेकिन उसको हाइड भी करके रखो, उसको अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करो, दुनिया में रिलेशनशिप्स बिल्ड करो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए जाओ, लेकिन उसको हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको छुपा के रखो और अपने समय का इंतजार करो। तो मुझे लगता नहीं कि अभी शी जिनपिंग सोचते हैं कि वो समय आ गया है। वो अभी अमेरिका के पास और जाएंगे। अमेरिका की इकोनॉमी करीब अभी $30 ट्रिलियन है, चीन की आप समझें $19 ट्रिलियन के आसपास होगी, भारत की 4 के कुछ ऊपर है। तो जब मान लीजिए कि चीन और अमेरिका में जब गैप एक समय अगर 4 या 5 ट्रिलियन का रह जाए या बराबर हो जाए, तब अगर चीन को कोई मूव करना है, वो मूव करेंगे तो कहाँ करेंगे, ताइवान में करेंगे, तब तक वो इंतजार करेंगे। चीन बहुत पेशेंट एक सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं जल्दी में नहीं रहते हैं, और भारत भी बहुत पेशेंट सिविलाइजेशन है। तो ये 3 बड़े देश हैं, इन 3 बड़े देशों की अपनी अपनी शक्तियां भी हैं, स्ट्रेंथ भी हैं, अपनी अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं। इनमें से कोई भी अमेरिका से लड़ना नहीं चाहता है, पुतिन भी अमेरिका से लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि पुतिन को तो मैं सोचता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ यूक्रेन में समझौता होगा ही होगा, और फिर ये बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर हो जाएंगे पुतिन और ट्रम्प। क्योंकि ट्रम्प की जो असली फैंटेसी है वो अपनी लाइफ में पुतिन ही बनना चाहते हैं, है ना, देश का नेता कैसा हो, व्लादिमीर पुतिन जैसा हो, ये उनका नारा है कि उसकी तरह मेरे पास डिक्टेटोरियल पावर हो। आज तो जैसे वैक्सीन के ऊपर झगड़ा हो रहा है वहाँ पे, RF कैनेडी जो कर रहे हैं वैक्सीन में, तो जो उनके सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में जिनको समझ पसंद नहीं आ रहा वो रेजिस्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि सब अनसाइंटिफिक नॉनसेंसिकल बातें हैं, तो उनको वो सैक कर रहे हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, रुकवा लेते हैं। उनका भी दिल करता होगा कि ये भी जाए 12वीं मंजिल में खिड़की से नीचे गिर जाए, जैसे कि पुतिन के रूस में भी कभी होता है ना। तो फैंटेसी तो वही है। तो ये सब ये बड़े देश हैं, बड़ी पावर्स हैं, ये सब बहुत सोच समझ के काम करते हैं। कोई ऐसे टीवी के लिए फोटो आप ऐसे नहीं होने वाली कि तीनों एक नया ट्रॉयका डिक्लेयर कर दें ट्रम्प के खिलाफ। कोई नई कोल्ड वॉर भी इनको मिला के शुरू नहीं होने वाली है। अब जब हम बड़े देशों की बात कर रहे हैं, उनके सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो भारत का, यूएस का नाम ऊपर आ ही जाता है। हमारे यूट्यूब मेंबर्स किरण शिरगांवकर और अनुराग उपाध्याय 128 के सवाल हम क्लब कर रहे हैं इसी मामले में। दोनों ने अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि भारत काफ़ी समय से वेस्टर्न पावर्स पे डिपेंडेंट रहा है और वेस्ट एक रिलायबल पार्टनर नहीं साबित हुआ है। इस विषय में क्या भारत को अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए और हमारे रीजनल एलाय देशों के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए? इस वक्त पीएम मोदी जापान में हैं और जल्दी चाइना भी जाएंगे। इस सब को देखते हुए आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये जो दुनिया है बहुत पेचीदा है ना। वो एक गाना आपको याद है ना जो घोसला का घोसला में था, ये दुनिया ऊट पटांगा, उस तरह ये ऊट पटांग है दुनिया। तो इसमें इतना सिंपल नहीं है। जैसे अब आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ईस्ट जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो जापान तो वेस्टर्न अलायंस का की पार्टनर है। तो ये ईस्ट और वेस्ट की बात नहीं होती, कौन कहाँ पर है उसकी बात होती है। जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं वो सारा तो साउथ में नहीं है। अब ग्लोबल साउथ में तो बहुत ऐसे देश हैं जो साउथ में नहीं है। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। वेस्ट के साथ भारत का जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है, कोल्ड वॉर के पहले दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी। तो भारत वेस्ट के साथ तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ईस्ट के भी धड़े में नहीं था। लेकिन जो अलाइनमेंट था भारत का, जो एक लूज अलाइनमेंट था, वो ईस्ट के साथ था। वार्सो पैक्ट नेशंस ने कहते थे हम, सोवियत यूनियन के आसपास जो थे। और जो नॉन अलाइन मूवमेंट भी था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो भी उसका इंक्लिनेशन भी सोवियत यूनियन की तरफ ही था। अब दुनिया बदल गई 1991 के बाद, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई। तो तब से भारत ने वेस्ट की तरफ झुकाव किया, क्योंकि जो डेमोक्रेसीज है दुनिया की वो ज्यादातर वेस्ट में है। और भारत के लोग भी वेस्ट जाते हैं, लोगों के परिवार भी वहाँ होते हैं, इमिग्रेशन भी वहाँ आसान है, भारत की इकोनॉमी भी वहाँ से बहुत ग्रो करती है, इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से आती है। तो वेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो तो चलेगी ही। अब उसमें ये कहना कि वो रिलायबल नहीं है, वो आप क्या चाहते हैं? वो आपका रिश्तेदार तो नहीं है,
और भाई बहन भी कहाँ रिलायबल होते हैं, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो वो देश अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, आप अपना देखिए। तो जहाँ जितनी आपके जो रिलेशनशिप आपको सूट करती है उतनी वहाँ रखिए, और इसमें भी रखिए। इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले एक ट्रेड अलायंस था RCEP, जिसमें भारत ने भाग लेने से मना कर दिया, ये सोच के कि चीन इसको डोमिनेट करेगा। वो भारत ने एक गलती करी। उससे जो ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं भारत के पूर्व में जो हैं, खास करके जो आसियान देश हैं, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, सब आते हैं, इन सब का एक गुट बना था ट्रेड के लिए, और वो ट्रेड से भारत को फायदा होता। और भारत को उस टाइम डर ये था कि इस ट्रेड में हम आए, इस ग्रुप में आए, तो दुनिया के देश, यहाँ के देश चीन से सामान अपने यहाँ ला के या अपने यहाँ बना के ठप्पा लगा के उसको भारत में निर्यात करेंगे तो हमारा घाटा बढ़ जाएगा व्यापार का। लेकिन सच्चाई है कि आज चीन के साथ $110 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला था, बल्कि उसमें फिर हमारा बाकी देशों के साथ भी ट्रेड बढ़ता। तो कुछ ऐसी बातें कई बार होती हैं जो बाद में करेक्ट करने वाली होती है। आज आप देखें कि सी राजा मोहन का आर्टिकल भी एक है जिसको आप शेयर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के साथ, इंडियन एक्सप्रेस में था इस हफ्ते, जिसमें वो भी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं आपको। जी, जैसे आपने बोला कि ये देश और इनके रिलेशंस काफ़ी पेचीदा सब्जेक्ट है। हमारे एक यूट्यूब मेंबर, उनका नाम हेलो 240157 है, उनका सवाल भी अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशनशिप्स पे है। वो ये कह रहे हैं अमेरिका की वेनेजुएला के साथ जंग जैसा माहौल और वेनेजुएला के शासक के ऊपर $50 मिलियन की बाउंटी का करना, आपके ख्याल में इस मामले में अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? सीमित झड़प, शासन परिवर्तन, जंग, या फिर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन? देखिए, वेनेजुएला में अमेरिका शासन परिवर्तन की बहुत समय से कोशिश कर रहा है। अब तो मडूरो हैं, उसके पहले चैवेज थे। तो ये लेफ्ट की, हार्ड लेफ्ट की सरकार है वहाँ पे। ये छोटा, ऐसा हमारी तरह का लेफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड लेफ्ट है। और वेनेजुएला को अगर आप देखें, छोटी सी बात बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है। सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, इराक से ज़्यादा है, ईरान से ज़्यादा है, रशिया से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है। और फिर भी वहाँ इतनी गरीबी है क्योंकि जब चैवेज का राज आया तो उसने फटाफट उठा के जितना पैसा हुआ उसको बांटना शुरू कर दिया। तो वो एक कम्युनिस्ट सरकार है। अमेरिका का एक मोनरो डॉक्ट्रिन है। तो मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है? वो ये है कि जो अमेरिका की पेरिफेरी में सारे देश हैं, जो अमेरिकाज में सारे देश हैं, उनमें अमेरिका का प्रभुत्व या हेजेमनी रहनी चाहिए। तो वहाँ जब कहीं भी लेफ्ट की सरकार आती है तो उनको थ्रेट होता है। ऐसे ही क्यूबा में है तो हमेशा से कोशिश करते रहे कि क्यूबा में रिजीम चेंज हो जाए, और ऐसे ही वेनेजुएला है। तो उन्होंने मडूरो के ऊपर बाउंड्री लगाई, अब मडूरो ने ट्रम्प के ऊपर बाउंड्री लगा दी है। तो ये उनका एक चलता रहता है। अब झड़प करेंगे या वहाँ जाएंगे, मुझे लगता नहीं, और ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लंबी बातें हैं, मैं सब में जाना नहीं चाहता। लेकिन आप चाहें तो गूगल करिए बे ऑफ पिग्स। तो बे ऑफ पिग्स एक ऑपरेशन था जो कैनेडी के समय में हुआ था, जब एक कोशिश की गई थी कि सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन करके और क्यूबा में अपने लोग लैंड कर दें फौजी, और क्यूबा को हम टेक ओवर कर लिया। और उसके में एकदम तमाशा हो गया था, सब खराब हो गया था, गड़बड़ हो गई थी। और अभी तक हिस्ट्री में वो अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट है। और वेनेजुएला बड़ा देश है, कोई ऐसे वहाँ पे अगर वहाँ उनके यहाँ खुद इलेक्शन टाइप चीज़ में रिजीम चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, और वो खेल चलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे, और करेंगे तो एक गलती होगी। और दूसरी बात एक और कहता हूँ कि अगर मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो नोबेल एप्लीकेशन तो बिल्कुल ही खारिज हो जाएगी। अगला सवाल बसंत मिश्रा 5282 का है। उनका सवाल गाजा पे है। वो पूछ रहे हैं, गाजा की स्थिति पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? यूरोप संघ और P5 देश चुप हैं, और ऐसा लगता है कि नेतन्याहू को गाजा में पूरी छूट है। देखिए, पूरी छूट है भी और नहीं भी है। अब आप देखें कि यूरोप काफ़ी बोलता है, लेकिन उससे आगे वो कर नहीं पाता है, क्योंकि यूरोप को, एक तो आप देखें कि इजराइल जो है, इजराइल क्या है? इजराइल एशिया में है लेकिन एक यूरोपियन देश है। तो वेस्टर्न दुनिया जो है, पश्चिमी ब्लॉक जो है, उसकी एक एक्सटेंशन और फुटहोल्ड इजराइल एशिया में है। तो वो एक बड़ी वाइटल चीज़ है। वो फिर अरब वर्ल्ड को बैलेंस भी करता है, और उस समय से करता है जबकि अरब दुनिया बहुत हॉस्टाइल थी पश्चिमी देशों से। अब तो हॉस्टाइल नहीं है,
ज़्यादातर देश तो अब हॉस्टाइल नहीं है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, मोरक्को, सब पश्चिमी देशों के साथ अलाइंड है। एक ईरान को छोड़ के टर्की तो नेटो का मेंबर भी है। तो ये अब दुनिया बदल गई है, तो उसमें इजराइल की इम्पोर्टेंस है, हो सकता है इतनी ना हो लेकिन फिर भी है। दूसरी बात, यूरोप में एक ज्यूज के बारे में कॉन्शियंस इशू है कि हमारे यहाँ पे हॉलोकॉस्ट हुआ था और हम बचा नहीं पाए थे और काफ़ी लोग भाग के यहाँ से गए थे, इसीलिए यूएन के थ्रू इजराइल बनाया गया। अमेरिका में इजराइल एक और सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अब लोग कहते हैं जूइश लॉ भी, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक कमिटमेंट है, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी आती है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन उसमें भी आप देखें कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार इम्पेशंस दिखाते हैं नेतन्याहू से। अब नेतन्याहू भी एक ट्रैप में है, जिस दिन वो लड़ाई ख़त्म करेंगे, रोक देंगे, उस दिन उनकी नौकरी जाती है, क्योंकि उनके पास इजराइल में कोएलिशन होते हैं और कोएलिशन वहाँ बड़े पेचीदा होते हैं। एक की मेजॉरिटी होती है, दो की होती है, वो भी 15-20 पार्टियों की सरकार होती है। उनमें एक पार्टी ग्रुप वो भी होता है जिसको अरब लिस्ट कहते हैं, क्योंकि करीब 20% आबादी जो इजराइल की है वो अरब है, और करीब मैं कहूँगा कि उसमें कुछ क्रिश्चियंस हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें जो है करीब 18% और 16% आबादी इजराइल की मुस्लिम अरब है। तो उनके वोट हैं, उसको अरब लिस्ट कहते हैं। उनकी अपनी अपनी पार्टीज हैं, सब मिलके अपने वोट मिला के, क्योंकि प्रोपोर्शनेट सिस्टम है तो वो भी कोएलिशन का हिस्सा होते हैं। तो वहाँ पे सरकार गिरने में कोई समय नहीं लगता है। तो अभी तो लड़ाई है तो सब एक साथ हैं। जिस दिन लड़ाई खत्म हुई है सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो जो करप्शन चार्जेस हैं नेतन्याहू के खिलाफ जो कोर्ट में हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपना जुडिशियल सिस्टम चेंज कर दें, पर कर नहीं पाए। उस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, हमने उसके ऊपर एक कट तक लेटर भी किया था, वो आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो दुनिया में दो नेता ऐसे हैं जिनको बड़ी चिंता है कि लड़ाई खत्म हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। एक नेतन्याहू है, दूसरे व्लादिमीर पुतिन है, क्योंकि दोनों ने वॉर इकोनॉमी बनाई हुई है और उनकी जो सपोर्ट बेस है, नेशनलिज्म जो है, वो वॉर से आ रहा है। तो ये एक ट्रैप है जो कि इस समय गाजा की वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, खास करके कारपेट बॉम्बिंग टाइप हो रहा है, पीछे एक हॉस्पिटल के ऊपर हुआ, जर्नलिस्ट, जेन्युइन जर्नलिस्ट मारे गए, दुनिया में उसकी कंडेमनेशन हुई। पहली बार नेतन्याहू ने खुद भी सॉरी बोला, जो कि इसका मतलब बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई होगी जो उन्होंने भी बोला। उसके ऊपर हमने भी एक 50 वर्ड एडिटोरियल लिखा, आप देखिए उसको, आपकी स्क्रीन पे सभी का आपको दिखाएंगी। तो उसके बाद इजराइल में एक स्कॉलर है, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया और कहा कि दिस हैज़ बीन रिटन बाय समबडी हु इज़ ए सपोर्टर, वेल नोन सपोर्टर ऑफ इजराइल, मेरे बारे में लिखा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादती हो रही है और दुनिया में इसको सस्टेन करना अब संभव नहीं है। और जो हमारे दोस्त हैं वो भी इसको देख के आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सारी चलती हुई बात है। उसके अंदर एक हमास एक अलग फैक्टर है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक और फैक्टर है, और ये बहुत पेचीदा मामले हैं। ईरान, कतर, ये हर तरह के लोग, हर तरह के इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इंटरेस्ट की बात ही कर रहे हैं तो हमारे हमें एक क्वेश्चन आया है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, विक्टिम हुड QV1HX से। वो पूछते हैं कि अब क्या सब लोग अपने नाम तो बता दिया कीजिए ठीक से, अपने 1 2 3 4 XYZ लिखते हैं। एनीवे आप बताइए। हाँ, वो पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका संबंधों के लिए राहुल गांधी और ट्रंप बेहतर होते, क्योंकि दोनों के भारत के बारे में विचार एक जैसे हैं और दोनों ही चाइना के प्रति नरम रुख रखते हैं। वो देखो, वो नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहता है कि अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो मेरे चाचा होती। राइट, अब क्या होता से कौन क्या कह सकता है। लेकिन देखिए, जिस देश का जो नेता होता है जिस समय वही होता है, उसमें सोचना कि अरे ये नहीं होता कोई और होता, वो तो जब 2029 में जो होगा देखा जाएगा। अभी तो हमारे नेता ये हैं और अगले 3 साल अमेरिका के नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं। 1 महीने में उनका 1 साल पूरा हो जाएगा, 2 महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद 3 साल और हैं, दुनिया को उसको संभालना है। तो ये तो काल चक्र है, ये चलता ही रहेगा। और देशों के जो रिलेशनशिप्स होती है आमतौर पे वो व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होती। कोई ऐसा व्यक्ति आता है
जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो, बिल्कुल युग पुरुष होता है जो सब कुछ सारी इक्वेशन बदल देता है और कोई पुराना रूल फॉलो नहीं करता है। लेकिन ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, रोज रोज नहीं होने वाला है। शेखर, इसी के साथ हमारा हम आखिरी सवाल लेंगे। द फनी वन 918 ने पूछा है, और ये काफ़ी मतलब ये हमें सोच में डाल रहे हैं ये सवाल के साथ। हमारी म्यूनिसिपल और लोकल बॉडीज़ बहुत से बाहर क्यों हैं? हम शायद ही कभी देखते हैं कि नागरिक समाज और नागरिक अपने शहर में क्या हो रहा है उससे वाकिफ़ या जागरूक हैं। क्या इसे सुधारने का कोई तरीका नहीं है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसके ऊपर मैं और आप 1 घंटा बात कर सकते हैं, जो कि अब नहीं करेंगे। लेकिन हमारे शहरों में एक समस्या है। एक समस्या तो ये है कि जो बड़े शहर हैं हमारे, वो अपने बड़े-बड़े राज्य की राजधानियाँ भी हैं। जैसे मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जब एक बड़ा शहर अपने राज्य की राजधानी भी होता है, तो मंत्री सारे वहाँ पे हैं, एमएलए सारे वहाँ पे हैं, अफसर सारे वहाँ पे हैं। अब जो राजनेता है, पॉलिटिशियन, उसकी क्या सोच होती है? उसकी सोच होती है वोट तो मेरा गांव में है और पैसा बनाना है मुझे शहर में। तो उसका कोई इंसेंटिव नहीं होता कि मैं शहर को बेटर करूं, क्योंकि सीट तो उसकी कहीं और है। उसका इंटरेस्ट होता है कि लेकिन शहर में पैसे हैं, जिसको मैं जितना लूट सकूं उतना लूट लूं। तो एक बार तो मैंने लिखा भी था और मैं बार बार कहता भी हूं कि इसमें हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका में आप देखिए कि कोई भी उनका जो बड़ा शहर है वो उस राज्य की राजधानी नहीं है। अब न्यूयॉर्क स्टेट की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, ऑल्बनी है। ऐसे ही जैसे कि कैलिफोर्निया की राजधानी कोई लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो नहीं है, वो सैक्रामेंटो है। ऐसे ही इलिनॉय की राजधानी शिकागो नहीं है, वो इतना बड़ा शहर है लेकिन वो राजधानी नहीं है, वो स्प्रिंगफील्ड है। तो वो अक्लमंदी है, क्योंकि जहाँ राजधानी है वहाँ पे आपकी असेंबली होगी, वहाँ पे आपका हाई कोर्ट होगा, वहाँ पे आपके एमएलए, एमपी सब लोग होंगे, वो तामझाम सब एक जगह अलग होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के मान लीजिए आप शोलापुर, कोल्हापुर कहीं कर दीजिए, ऐसे ही कर्नाटका की अब हुबली में या कहीं पे कर दीजिए। तो उससे जो बड़ा शहर है उससे पॉलिटिकल फोर्स बाहर निकलती है जो उसको वहाँ लूटती है। दूसरी बात जो भारतीय शहरों में नहीं है, म्यूनिसिपल गवर्नेंस नहीं है, अपनी लोकल बॉडीज नहीं है, सब जगह सुपरसीडेड है। बहुत सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। बेंगलोर में कब से चुनाव नहीं हुआ, मुंबई में बीएमसी जिसको कहते हैं कब से चुनाव नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें फिर आईएएस ऑफिसर्स चलाते हैं। और जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं भी, जैसे दिल्ली में है, वहाँ भी कॉरपोरेशंस की अपनी पावर बहुत कम है। तो सिस्टम कुछ ऐसे होना चाहिए। फिर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन यूरोप में भी ऐसा ही है कि मेयर होता है, जैसे साजिद खान है, लंदन के मेयर हैं, तो हर चीज़ के लिए वो जिम्मेवार है। वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जिम्मेवार नहीं है, और अगली बार चुनाव होगा उन्हीं को लड़ना पड़ेगा। तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी हमारे शहरों में जब नेताओं की बनेगी वहाँ पे, तब हमारे शहर भी बेहतर होंगे। हमारी सबसे बड़ी तो ट्रेजिडी ये है भारत की कि हमने शहर बनाए ही नहीं। हमने आज़ाद होने के बाद सिर्फ एक शहर बनाया, वो चंडीगढ़, जहाँ 10-12 लाख लोग रहते हैं। उसमें भी ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या रिटायर्ड लोग हैं, कुछ मरीज़ भी हैं, वहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने सिटी बिल्डिंग करी नहीं है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो चंद्रबाबू नायडू अभी कर रहे हैं, अमरावती बना रहे हैं, वो अच्छा आइडिया है। वो जल्दी से उसको शुरू कर पाएँ ताकि आगे कोई उसको वापस ना कर पाए। तो शेखर, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे साथ शेखर से सवाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी का, आपका भी शुक्रिया।